आज मैं प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। यह एक तरह से समाज पर व्यंग है। ऐसे समाज पर दकियानूसी समाज पर आप कर सकते हैं। जिस प्रकार नाक मान और सम्मान का प्रतीक है, उसी तरह यहाँ पर रीढ़ की हड्डी भी मान और सम्मान से संबंधित है। इनमें कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा, उनकी एक बेटी है उमा, उनका एक नौकर है रतन, और जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी वो तय करना चाहते हैं उसके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद और लड़का है शंकर। आज वही गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ इनके घर पे आने वाला है इनकी बेटी को देखने के लिए। रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और एक आदर्श पिता का जो छवि होती है उसके सामने अगर कहा जाए तो प्रस्तुत भी करते हैं। और जब शादी की बात होती है, वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ सभी की मांग यही होती है कि लड़की हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। वो लाचार होकर मजबूर होकर उन्हें झूठ भी बोलना पड़ता है। और इस तरह से शंकर अपने पिता के साथ आज उमा को देखने के लिए उनके घर पर आ रहा है। रामस्वरूप अपने नौकर को लेकर घर में साफ सफाई करते हैं और एक तख्त एक कमरे में डलवा देते हैं और नौकर रतन से बोलते हैं कि धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई हुई है उसे लेकर आ। वह सोचता है कि धोबी के यहाँ से जो धोती आई उसको लेने की बात करते हैं। वो जाकर उनकी पत्नी प्रेमा से धोती मांगने लगता है और इतना सुनते ही उनकी पत्नी झल्ला उठती है कि अभी तो धोती पहनकर गए हैं, दूसरी धोती अब क्या करेंगे। वो वहाँ से गुस्साई हुई आती है, पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह रतन भी आता है। और जैसे ही वह अपने पति रामस्वरूप से पूछती हैं कि तुम्हें दूसरी धोती की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो कहते धोती किसने मांगा था। कहते यही नौकर तो जाकर बोला है रतन। तो कहते हैं अब क्यों बे, तेरे कान में डांट लगी है क्या? जब भगवान के यहाँ बुद्धि बट रही थी तो लेट से पहुँचा था। वो खिसिया सा जाता है और उसके बाद कहते हैं भाई देखो जल्दी करो, वो सब आते होंगे। और इस तरह से प्रेमा कहती भाई मैं क्या करूं, आपकी बेटी तो मुँह फुलाए बैठी हुई है। तो रामस्वरूप कहते हैं तो माँ किस चीज़ की दवा है, आप जाकर उसको जाकर समझाओ, थोड़ा पाउडर लगा ले। कहते पाउडर तो कभी लगाती नहीं है। कोई बात नहीं, वो कोई बुरी नहीं है, वैसे भी अच्छी लगती है। और इस तरह से दोनों लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि लड़के का बाप गोपाल प्रसाद वैसे तो पेशे से वकील है, लेकिन बातें उसके विचार अगर देखा जाए बिल्कुल दकियानूसी वाले हैं। कहता है कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। और जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि रामस्वरूप उसके सामने झूठ भी बोलते हैं। उनकी बेटी ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं कि मेरी बेटी मैट्रिक पास है, क्योंकि लड़के के बाप गोपाल प्रसाद का सख्त कहना था कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, ज़्यादा मैट्रिक पास चाहिए। और वो झूठ बोलते हैं। इस प्रकार वो दोनों लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तब तक नौकर बोलता है बाबूजी वो सब आ गए। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ वहाँ पे पहुँचता है और बातें होती हैं, बातें धीरे आगे बढ़ती हैं। और रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को बुलाता है और जैसे ही उमा तस्तरी में पान को लेकर वहाँ पर आती है तो गोपाल प्रसाद उनका बेटा शंकर आंखें गड़ाकर उसको देखने लगते हैं। उमा तस्तरी पकड़ाती है, गोपाल प्रसाद सवाल जवाब करते हैं और बेटी आपको गाना आता है कि नहीं आता, बजाना जानती हो, हारमोनियम बजाना जानती हो नहीं जानती हो। तो इस तरह की वो बातें करते हैं। तो उमा जो है मीरा का पद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई सुनाती है। और गोपाल प्रसाद भाई आवाज़ तो अच्छी है और बेटी भी सुंदर है। इस तरह की बातें करते हैं और अपने ज़माने की भी बातें करते हैं कि एक हमारा ज़माना था। ये सब बातें चलती रहती हैं। और पेंटिंग की बातें होती हैं, खाना बनाना जानती हो कि नहीं, ये सब तरह की बातें वो उमा से पूछते हैं। और जब उमा जाने को होती है तो कहते नहीं बेटा अभी और बैठो, कुछ देर तक और बैठो। तो उमा एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी होगा उस जगह पर तो वह भी झल्ला उठेगा। कहीं ना कहीं उमा को भी एक तरह से दुख हो रहा था कि इतनी देर से पूछताछ हो रही है और अब भी बैठने को कहते हैं।
वो कुछ बोलती नहीं है। रामस्वरूप बेटा जवाब दो। उमा जो है सर ऊपर करती है और जवाब देती है, बाबूजी जब मेज़ कुर्सी बिक रही होती है तो फिर दुकानदार उसको केवल दिखा देता है, कुछ पूछता नहीं है। और इस तरह से गोपाल प्रसाद उसके चेहरे पर सोने के रिंग वाला चश्मा देख लेते हैं तो कहते हैं क्या तुम पढ़ी भी लिखी हो? तो उमा जो है गर्व के साथ जवाब देती है, हाँ मैं ग्रेजुएशन की हूँ, कोई पाप नहीं की हूँ और मुझे अपने मान सम्मान का ख्याल है, मैंने कभी ताक झांक नहीं की। आप अपने बेटे से पूछिए कि आपका बेटा किस तरह गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमा करता था और वहाँ पर एक नौकरानी के पैरों पर गिरकर किस तरह गिड़गिड़ाया हुआ था और कैसे वहाँ से जलील होकर भागा हुआ था। इतना सुनते ही गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं, रामस्वरूप आप इसीलिए हमको यहाँ बुलवाए थे, मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलवाए थे। वो जाने को तैयार हो जाते हैं। उमा कहती बिल्कुल आप जाइए और शौक़ से जाइए, लेकिन जाने से पहले जब आप घर पे जाइएगा इतना ज़रूर पता करिएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, अर्थात मान सम्मान से आप कर सकते हैं। तो वहाँ सो जाते हैं, इतने में रतन आ जाता है और पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज भी इस समाज में ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी दकियानूसी वाली बात करते हैं। जिस तरह का आपने देखा कि गोपाल प्रसाद एक पेशे से वकील हैं, उनका लड़का बीएससी करने के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सोच उसकी इतनी गंदी थी कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज में ऐसे लोग ही हैं जो ऐसे होनहार और प्रतिभावान लड़कियों को दबा कर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि लड़कियां आगे बढ़ें, जो कि आज के समाज में ऐसी लड़कियों की मांग है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आज लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, वह किसी भी माने में किसी से कम नहीं है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे वह इंजीनियरिंग का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे वह मिलिट्री की बात करें, हर जगह जो है आज नारी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। तो लोगों की सोच जो दकियानूसी वाली है उस पर एक तरह से जगदीश चंद्र माथुर ने एक व्यंग किया है कि लोग आज अब भी सुधर जाएं, उनकी सोच बदलनी चाहिए। आज भी लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पुरुष प्रधान देश की बात करते हैं, लेकिन पुरुष प्रधान कब होगा? जब आज नारी कदम से कदम मिलाकर चल रही है तो आप पुरुष प्रधान देश नहीं कह सकते हैं, साथ में लेकर चलना होगा। और जब तक आप सोच को नहीं बदलेंगे तब तक अपना भारत देश उन्नत कभी नहीं कर सकता। तो इस तरह से जगदीश चंद्र माथुर इस एकांकी के माध्यम से समाज पर एक व्यंग किए हैं और जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं उनकी सोच को बदलने का प्रयास किए हैं कि भाई आप भी बदलो, आप बदलेंगे, अपने सोच को बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो आज का जो मुख्य विषय था यही था कि लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाना चाहिए, जैसा कि रामस्वरूप ने अपनी बेटी उमा को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं। तो एक आदर्श पिता का जो दर्जा होता है उसे प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी एक कमी सामने आती है। पहले आपने अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाया और जब शादी की बात आती है तो उसी बच्ची से आप कहते हैं कि बेटा आप भी झूठ बोलिएगा वहाँ पे कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो कहीं ना कहीं से रामस्वरूप भी दोषी हैं, गोपाल प्रसाद के साथ साथ रामस्वरूप भी। तो यदि आप किसी को आगे बढ़ना सिखाते हैं तो फिर उसको पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं करनी चाहिए, जैसा कि रामस्वरूप यहाँ पर करते हैं। आपको गर्व के साथ कहना चाहिए था कि हमारी बेटी ग्रेजुएशन की हुई है, इसमें कोई झूठ बोलने की तो बात थी नहीं, लेकिन उन्होंने भी झूठ बोला। लेकिन बोला भी तो उनकी एक मजबूरी थी कि आज पढ़ लिख कर भी लोग ऐसी सोच रखते हैं कि न चाहते हुए भी उन्हें झूठ बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी करना था। तो यह रहा आज एकांकी का सारांश जो मैंने आपको सुनाया। यदि आप लोग को पसंद आया तो कमेंट करिए और ओके, थैंक्स।